नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 24 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एडिटोरियल सेक्शन के साथ। देखिए, पहले तो हमें ये पहला आर्टिकल जो है इसको डिस्कस करना है। ये हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा और कोविड पैंडेमिक से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ की बात करता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल ब्लैक फंगस के बारे में बात करता है, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और एक नया चैलेंज जो है सोसाइटी में आज की डेट में आ चुका है। तो इस आर्टिकल को भी डिटेल में देखेंगे। ये आर्टिकल जो इंसानों की बेहुदा हरकतें हैं, यानी जो ब्लैक मार्केटिंग लोग कर रहे हैं आज की डेट में, उस चीज़ की बात करता है और उसका सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये उसकी भी बात करता है। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट में ये चीज़ें गई हैं उसके बारे में बात करता है। तो इसको भी हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है ऑल्दो दिखने में तो लगता है कि यमुना में जो पोल्यूशन है उसके बारे में बात करता है, लेकिन इसमें एज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगा नहीं, तो इसको मैंने इसलिए लिया नहीं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करता है जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको भी हम डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेटा पॉइंट के साथ। देखिए, डेटा पॉइंट यहाँ ये कार्टून के नीचे दिया होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा पॉइंट में बेसिकली थ्योरी वगैरह ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं होता, बस कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। बता रहा है कि हमारे देश में अब क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन सब एडल्ट के लिए खुल गया है, लेकिन मई में हमने देखा कि ये जितने भी डोजेस एक दिन में दी जा रही थी लोगों को, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर से उनमें ड्रॉप देखा गया है। और पिछले 10 महीनों में तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखा गया है। अगर हम पिछले 10 महीनों का 10 डेज़ का डेटा देखें इस मंथ के, तो 1.57 मिलियन डोजेस जो है लोगों को दी गई हैं। और अगर उससे पहले का जो पर डे का एवरेज देखा गया, तो पर डे का एवरेज 1.77 मिलियन था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अभी जो रेट चल रहा है वो एवरेज रेट से भी कम हो चुका है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से अगर 2021 के अंत तक पूरे देश की जनसंख्या को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के लिए हमें एक दिन में 7.5 मिलियन वैक्सीन जो हैं लोगों को देनी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें चलेंगी। और अभी का जो करंट रेट चल रहा है वो 1.57 मिलियन चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब करीब करीब हमें 5 गुना के आसपास अपना वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं ये कब तक होता है आगे जाके। तो आगे जाके अब जितनी वैक्सीन आएंगी प्रोकर हम करेंगे, उससे ही पता चलेगा। इस साइड की जो चीज़ें हैं यहाँ आप देख सकते हैं, दिखा रहा है कि किस राज्य ने कैसी परफॉर्मेंस करी है अगर पिछले 10 दिनों की बात करें और एक पूरा जो एवरेज हमारी कंट्री में चल रहा है उसकी बात करें। कुछ स्टेट्स ने तो प्रोग्रेस दिखाई है, जैसे अब यूपी कह लीजिए। बाकी मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेट जो है गिर चुका है अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस डोजेस को देख कर। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट्स में गिरावट देखने को ही मिली है। कुछ स्टेट्स में हम देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा एक्सेलरेशन देखा गया है किसमें, डोजेस को एडमिनिस्टर करने में। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैक्सीनेशन का ग्राफ देखें, क्योंकि बिना ग्राफ के तो पता चलेगा नहीं ना कि कैसा चल रहा है सिस्टम, तो वैक्सीनेशन का ग्राफ देख के पता चलता है कि किस तरीके से अप्रैल 1 के आसपास और उसके थोड़ा सा बाद जो वैक्सीनेशन है वो पीक पे गया, लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही आने में लगा हुआ है वैक्सीनेशन रेट पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मई 20 के आसपास तो एक काफ़ी नीचे आ चुका है। जनरली जो हमारा देखिए एवरेज कुछ इसके आसपास था, इससे भी नीचे आ चुका है। तो अब दिक्कत की बात तो है देखिए, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगी तब जाके तो हम अपनी इकोनॉमी खोल पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे। लेकिन अब सरकार के लिए भी दिक्कत है क्योंकि प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब कई चीज़ों की रिसोर्सेज की भी कमी है, इसलिए तो हम बाहर की कंट्रीज से वैक्सीन जो है मंगा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर भी हम अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है ना ब्लैक फंगस की बात करता है। अब देखिए, ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग मैं पिछले भी एडिटोरियल्स में आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ और न्यूज़ तो खैर काफ़ी सारे डिस्कस कर चुका हूँ। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है और यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग जो हैं जो ब्लैक फंगस है उसके लिए वल्नरेबल हैं। ब्लैक फंगस जनरली जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों को बहुत इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आज की डेट में हम देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं हमारे देश में बढ़ चढ़ के बाहर आ रहे हैं। इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि अब सारे के सारे राज्य तो नहीं,
जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स उन्होंने क्या किया है कि ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इन सारे एक्ट्स के तहत ही ये सारी चीज़ें मतलब इनको डिक्लेयर किया जाता है कि एपिडेमिक पैंडेमिक जो भी आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ें इन्हीं एक्ट के तहत होती हैं। सबसे पहला राज्य जिसने इसको एपिडेमिक घोषित किया था वो था राजस्थान, और उसके बाद हम देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग राज्यों ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौतें इसमें देखी जा रही हैं। अगर ऐसा कोई भी कन्फर्म स्टेट, क्योंकि अब इसे एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है अलग अलग राज्यों में, तो अगर राज्य में कोई भी ब्लैक फंगस का अगर कोई कंफर्म केस आता है तो वो सीधा स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा और वो उसको सक्सेसफुली टैकल करेंगे। अब देखा जा रहा है कि जिन लोगों में अनकंट्रोल डायबिटीज़ हैं या जो स्टेरॉयड थेरेपी में हैं उनको ब्लैक फंगस का बहुत हाई इन्फेक्शन का रिस्क बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम ये फंजाई स्पोर्ट्स को हम ब्रीद इन कर लेते हैं तो हमारे लंग्स में इन सब में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है, अब WHO क्या कहता है? WHO कुछ स्टेरॉइड्स की बात करता है जैसे डेक्सामेथासोन। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो आज की डेट में क्रिटिकल कोविड, ध्यान रखिए क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ये ड्रग नॉन सीवियर कोविड पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा क्योंकि अगर वहाँ दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आज की डेट में कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कई जगहों मतलब इस टाइप की कोई चीज़ पता नहीं है कि कौन सा प्रॉपर ड्रग है जो एक तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए ताकि कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। जैसे यहीं पर कन्फ्यूजन था कि जो क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स हैं उनको ड्रग देना है तो जो क्रिटिकल नहीं हैं उनको देना है या नहीं देना है। तो लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस हम देख सकते हैं, और क्योंकि जब गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं होती किसी चीज़ के लिए ना तो वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है, और आज की डेट में वही हो रहा है कि ड्रग्स का बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, स्टेरॉइड्स का भी। ठीक है, और इन सब चीज़ों से ही ना आज की डेट में ब्लैक फंगस जो है वो अपनी जो रीच है लोगों तक बढ़ा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इन्फेक्ट हो जा रहा है। तो हमें ड्रग्स और स्टेरॉइड्स को जुडिशियली तमीज़ से यूज़ करना है और उनका सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही यूज़ करना है जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई लोग स्टेरॉइड्स का सेल्फ मेडिकेशन करते हैं यानी खुद यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें इंसुलिन जो है इंजेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, तब जाके ही तो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से बच पाएंगे ना। अब हो क्या रहा है कि जो मेडिसिन हैं जैसे एम्फोटेरिसिन बी, अब ये मेडिसिन जो है ये एक तरीके से ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए इसका लिमिटेड यूज़ हो रहा था। अब क्योंकि देखिए केसेस बढ़ रहे हैं तो इस मेडिसिन की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। तो भारत देश में, हमारे प्यारे देश में 5 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स आगे आए और उन्होंने इस मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए अपना हाथ आगे एक्सटेंड किया। उसके बाद 5 और कंपनियां आई जिनको ये लाइसेंस दिया गया और वो आज की डेट में ये ड्रग बना रही हैं। अब ये इन्फेक्शन जो है ना अगर प्रॉपर टाइम पे डिटेक्ट कर लिया गया तो ये बिना किसी मतलब प्रॉपर इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब सर्जरी वर्जरी अगर की बात की जाए तो बिना सर्जरी के भी ये आराम से क्लियर किया जा सकता है। प्रॉपर टाइम पे अगर ये डिटेक्ट किया गया तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बिना अगर सर्जरी के करना है तो अब पहले टाइम तो होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज में आ रहा है ब्लैक फंगस की, तो बिना सर्जरी के उसको सॉल्व किया जा ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रॉपर टाइम पे जब चीज़ें बाहर आ जाएँ तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हम चीज़ों को क्योर ईजीली कर सकते हैं। जिन लोगों के पास डायबिटीज़ की बीमारी है तो उनको तो प्रॉपरली पहले वैक्सीनेट करना चाहिए सरकार को। उसके बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है ना वो ही इन पूरे डिजीज़ को, चाहे कोविड की बात कर लो, चाहे ये ब्लैक फंगस जो इतना स्प्रेड हो रहा है, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए जितना लोगों की इम्यूनिटी बिल्डअप होगी उतना डिजीज़ जो है लोगों से दूर रहेंगे। ये आर्टिकल बात करता है हमारी ग्रोथ के बारे में, किस तरीके से पैंडेमिक में जो है ग्रोथ गिरती गई और अभी क्या कंडीशन है यहाँ पर उसकी बात की गई है। अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन जो लग रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोक रहा है और हमारी ग्रोथ को भी रोकने में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब सरकार को अपने फिजिकल प्रोजेक्शंस और अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ को अपने ग्रोथ के प्रोजेक्शंस जो हैं उनको रिकैलिब्रेट और रिवाइज करने की ज़रूरत है। IMF, रिजर्व बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस इकोनॉमिक सर्वे, इन सब ने हमारे देश की रियल GDP की ग्रोथ 2021-22 में
12.5%, 10.5% और 11% पे उन्होंने अनुमान लगा रखा था। मूडीज़ की बात करो तो उन्होंने इंडिया की जो करंट अभी जीडीपी की ग्रोथ इस साल होने वाली है वो 9.3 के आसपास एस्टिमेट करी हुई है। अब ये एक तरीके से ना हमारा जो 2011-12 का ग्रोथ रेट था जीडीपी जो थी यानी 8.7%, उसके आसपास नज़र आता है हल्का फुल्का, ठीक है। तो अब जो ग्रोथ लेवल है वो किस चीज़ पे अज्यूम किया जाएगा? ये जो ऊपर जितने भी डेटा दिया हुआ है ये इस चीज़ से अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में कोविड कम हो जाएगा और इकोनॉमी रिस्टोर हो पाएगी। 2019-20 की रियल जीडीपी की बात करो तो अगर 2011-12 के प्राइसेस से कंपेयर किया जाए तो वो 145.7 लाख करोड़ थी, लेकिन 2020-21 में वो 134.1 लाख करोड़ पे आ गई है, जो दिखा रहा है कि ये 8% का इसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि 13.5% का अगर ग्रोथ रेट होगा जैसे अलग अलग एजेंसीज बता रही हैं, तो उस हिसाब से तो करंट प्राइस पे हमारी जीडीपी जो है 222.4 लाख करोड़ पे जाएगी। लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही हैं क्योंकि कोविड जो है अपना इतना कहर मचाने में लगा हुआ है। बजटेड ग्रॉस और नेट टैक्स रिवेन्यू जो हैं 2021-22 के वो 22.2 लाख करोड़ पे एस्टिमेट किए गए थे और उसके अलावा जो नेट टैक्स रिवेन्यू था वो 15.4 लाख करोड़ पे एस्टिमेट किया गया था। अब जो दो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल डेफिसिट को एस्टिमेट करने वाले हैं वो एक तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। फिजिकल डेफिसिट 2021-22 में 6.76% जीडीपी का रहने वाला है। पहला फैक्टर यहाँ पर क्या है? चेंज इन बजटेड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ये है पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या कहता है? नॉन टैक्स नॉन डेट सोर्सेज की रिसीट्स में शॉर्टफॉल। अब बजटेड मैग्नीट्यूड फिजिकल डेफिसिट का अगर परसेंटेज में तो हमने देख लिया 6.76% ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर मनी में बात की जाए तो 15.6 लाख करोड़ की यहाँ पर बात की गई है, इतना हमारा डेफिसिट रहने वाला है। और उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि आगे जाके फिजिकल डेफिसिट 7.7% जीडीपी तक भी पहुँच सकता है, यानी बढ़ सकता है। कोविड की थर्ड वेव, अब एक तरीके से इतनी वेव्स कोविड की आ रही हैं तो आगे जाके डर तो लग ही रही है कि क्या चीज़ें होंगी, तो हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्हेंस करने की ज़रूरत है। कोविड-19 वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2021-22 में ऐसा हम देखने को मिला है कि 71 करोड़ 269 लाख रुपीज़ जो है इतना डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनको एलोकेट किया है, ठीक है। 2020-21 का एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक तरीके से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट है उसको 78,866 करोड़ रुपीस दिया गया है। यानी जब कोविड बढ़ा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा और एलोकेशन करना चाहिए था, लेकिन एलोकेशन कम हुआ, तो इस चीज़ को रैंप अप करने की ज़रूरत थी। अगर हम इन मैग्नीट्यूड्स को देखें, यानी जो भी नंबर ऊपर दिया गया था, तो इससे पता चलता है कि हाँ, मनी का शॉर्टफॉल तो थोड़ा बहुत हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसीलिए हम जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उनको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। खैर फ्यूचर में डेफिनेट सी बात है कवर अप भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें आज की डेट में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स इन सबको ज़्यादा रिक्रूट करने की ज़रूरत है और इनके ऊपर आज की डेट में बहुत हम एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो सोसाइटी में लोग हैं ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप्स में भी आते हैं। उसके अलावा रूरल और अर्बन माइग्रेंट जो हैं, जितनी भी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, उसका शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट कर दिया गया है, लेकिन अगर रफ एस्टिमेट की बात करें, हर इंसान को क्योंकि 2 डोज लगनी है, 12 साल की उम्र से ऊपर के 109 करोड़ जनता हमारे देश में आज की डेट में है, और अगर एवरेज 300 रुपये पर डोज का भी प्राइस मानो ना, तो पूरी की पूरी जनसंख्या 65,108 करोड़ में वैक्सीनेट हो पाएगी। तो अभी हमें करीब करीब डबल ही आप समझ लीजिए, इतना जितना वैक्सीन का एलोकेशन किया है इतना और एलोकेशन करने की ज़रूरत आगे जाके पड़ने वाली है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में हम देख सकते हैं राज्यों में आपस मतभेद और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। केंद्र सरकार आज की डेट में वैक्सीन जो है अलग अलग ग्लोबल पार्टनर से प्रोक्योर करके राज्य सरकार को सप्लाई कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास वो पावर है कि वो अलग अलग ग्लोबल पार्टनर्स से नेगोशिएट कर सकें वैक्सीन के बारे में। तो इससे क्या होगा कि वैक्सीन के प्राइस लो रहेंगे। अब अलग अलग राज्य सरकार जाएंगी ग्लोबल पार्टनर्स के पास, तो सिंपल सी बात है उनको एक तरीके से मे बी हाई प्राइस भी पे करना पड़े,
यानी वैक्सीनेशन का कॉस्ट कम नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए कि केंद्र सरकार की नेगोशिएटिंग पावर और उनकी जो डिप्लोमेसी है उसका यूज़ करके वैक्सीन प्राइस को लो करके इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉपर्ली सप्लाई करना चाहिए, तब जाके दिक्कतें जो हैं दूर होंगी। ये आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से लोगों ने बेहुदा हरकतें सोसाइटी में फैला रखी हैं और इस तरीके से ह्यूमैनिटी को दबाने में लगे हुए हैं। रेमडेसिविर जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी, ये ऐसी मेडिसिन है जिसकी बहुत ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इनफैक्ट जुलाई 2020 में ही सूरत और अहमदाबाद पुलिस ने क्या किया, उन्होंने एक रैकेट बस्ट किया जहाँ पर ये लोग कुछ लोग ऐसे मिसक्रिएंट टाइप के लोग जो हैं वो गलत तरीके से रेमडेसिविर को बेच रहे थे, उसकी इलीगल आप कह सकते हैं स्टॉकिंग कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा देखा गया कि अहमदाबाद में पुलिस ने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को फेक रेमडेसिविर बनाते हुए पकड़ा, जहाँ पर वो रेमडेसिविर के नाम पे ग्लूकोज और नमक का मिक्सचर जो है उसको बना के रेमडेसिविर की लेबलिंग करके बेच रहे थे। मुंबई में भी इस टाइप का जो एक रैकेट है उसको बस्ट किया गया, जहाँ पर देखा गया कि लोगों को एक तरीके से 35,000 से 50,000 रुपये तक रेमडेसिविर एक तरीके से ब्लैक मार्केट की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर फायर करी है क्योंकि वो लोग इस मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग करने में लगे हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ये भी आ रखी हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर फायर एक्सटिंग्विशर को लेबल करके बेच दिया, सलाइन वाटर बॉटल्स को एक तरीके से रेमडेसिविर बता के बेच दिया गया। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इंसान अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा हुआ है, जो एक अच्छी बात नहीं है, वो भी ऐसे कोरोना के टाइम में। आज की डेट में चीज़ें क्या हैं? देखिए, ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो लोगों के मन में लालच आता है और इसलिए वो उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो आज की डेट में हम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर में देखने में लगे हुए हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल में बेड बुकिंग के भी स्कैम हुए, वही बात आ गई दोबारा, ग्रीड, इंसान का स्वार्थ। ठीक है, उसके अलावा देखा गया कि किस तरीके से वीआईपी लोगों ने अपने पैसे की पावर दिखाते हुए अपने जितने भी हॉस्पिटल्स थे उनमें बेड्स की बुकिंग कर ली और नॉर्मल लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई। तो हमें अपने टेक्नोलॉजी को बहुत जुडिशियल वे में यूज़ करके ऑपरेशनाइज इस तरीके से करना है कि ये जो बर्डन आ रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पे, वो बिल्कुल कम हो और सोसाइटी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाएगी इस टाइप के ब्लैक मार्केटिंग ऑपरेशंस के खिलाफ। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी जो थोड़ी कंट्रोवर्सी में है यहाँ पर, उसकी बात की जा रही है। क्लेम ये है व्हाट्सएप का कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी ये सिर्फ बिजनेस वर्जन व्हाट्सएप पे लागू होती है, लेकिन लोगों को ये इतना कंफर्टेबल नहीं लग रही है। क्यों? अब आगे देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पे कुछ ऐसा अभी तो प्रॉपर बताया नहीं है, लेकिन अगर एडवोकेट्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जो कंटेंशन चल रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग 15 मई 2021 से नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है इफेक्ट में आ जाएगी। पब्लिक पॉलिसी है प्राइवेसी के लिए, यानी अगर प्राइवेसी की पब्लिक पॉलिसी इंडिया में हो तो क्या वो व्हाट्सएप की पॉलिसी पे अप्लाई होती है? ये क्वेश्चन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप ही नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो प्रॉपर्ली एक ही आप कह सकते हैं इंसान द्वारा ओन किए जाते हैं, ये ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिन्होंने मार्केट को प्रॉपर्ली कैप्चर किया हुआ है। तो इनकी पॉलिसी जब इफेक्ट होती है तो लोगों को भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। लेकिन व्हाट्सएप क्या कर रहा है? उन्होंने अपनी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी को डिफेंड किया है और उन्होंने उदाहरण गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम, ओला कैब्स, इन सारी कंपनीज़ का एग्जाम्पल दे दिया। वही बात होगी ना, अपने काम पे ध्यान देना नहीं है लेकिन दूसरों की टांग खींच के उनको भी ज़बरदस्ती मतलब इस चीज़ में घसीटना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सारी कंपनीज़ भी तो यूज़र का डेटा इकट्ठा करती हैं, उनका ऐसा यहाँ पर मानना है। ठीक है, व्हाट्सएप ने ऐसा साफ साफ कह रखा है कि जिन लोगों को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि आज की डेट में सिग्नल, टेलीग्राम, ये भी ऐसी ऐप्स हैं व्हाट्सएप की टाइप की हैं जो एक रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड आज की डेट में करती हैं। अब व्हाट्सएप का लेकिन ना एक मजबूरी बन चुकी है। आपको भी पता होगा कि हमारे घर में कई बड़े बुजुर्ग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो जनरली सिग्नल, टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा क्योंकि मेजरली लोग जो है अपने काम व्हाट्सएप से ही करते हैं, तो सिग्नल, टेलीग्राम पे मान लीजिए मैंने टेलीग्राम में सिग्नल इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अगर आप टेलीग्राम सिग्नल में नहीं है तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, व्हाट्सएप जो है लो बैंडविड्थ इंटरनेट एरियाज में भी आराम से चल जाता है और ऑडियो वीडियो कॉलिंग जो है लोगों के लिए काफ़ी आसान है।
उसके अलावा व्हाट्सएप पे जो है वो भी यूज़र्स को मनी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि व्हाट्सएप ने लोगों को इस तरीके से अपने अंदर जकड़ लिया है कि लोग इसको छोड़ना ऐसे डायरेक्टली नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पोटेंशियल वायलेशन हम देख सकते हैं काफ़ी एडटेक कंपनीज़ द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर इस टाइप की जो कंपनीज़ जो ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी के रूल्स को एक तरीके से चेंज कर देती हैं एब्रप्टली, जो लोगों को इफ़ेक्ट करता है, ऐसे इनको काउंटर करने के लिए कोई प्रॉपर हमारा लॉ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, उसके तहत यूरोपी ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने प्राइवेसी लॉ बनाया हुआ है, जिसके तहत अगर कोई भी कंपनी इन चीज़ों को वायलेट करेगी तो उन पे इस रेगुलेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज की डेट में ऐसी एडटेक बहुत कंपनीज़ हैं जो ये चीज़ वायलेट तो कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आया, लेकिन उस बिल में भी ऐसे कोई प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हैं जो इस टाइप की चीज़ों को काउंटर कर सकें। एक भारतीय नागरिक की प्राइवेसी ताकि प्रोटेक्टेड रहे, इस चीज़ के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल में हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट और सोल्यूशन बेस्ड आर्टिकल है। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में रिफॉर्म्स आएंगे, तब जाके ही वो प्रॉपर्ली लोगों के राइट्स पे फोकस करेगा और चीज़ें जो है चेंज होती दिखाई देंगी। तो आज हमने डिस्कस करे एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम प्रॉपर्ली मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।